दिन बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आप इस बार भी टॉप करोगे, आप इस बार भी 90+ मार्क्स जो है बोर्ड की परीक्षा में लाओगे, यानी कि दोस्तों आप इस बार भी टॉप 10 में रहोगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आप देखिए तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 5 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर आप लोगों को बताना है, उत्तर देना है। ठीक है, और जितने भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो सभी में आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो ऑप्शन आपका सही होगा उसको जो है आपको मार्कशीट यानी कि आपके एग्जाम में जो मार्कशीट को गोले को काला करके आपको फिल करना है, भरना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए दोस्तों, इस गद्यांश में साफ साफ दिया गया है कि स्वतंत्र भारत की संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं के उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उनके राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। विद्यार्थियों का लक्ष्य विद्यापार्जन है। भली भांति विद्यापार्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकता है। राजनीति इस लक्ष्य के पूर्ति नहीं कर सकती। यह सरल एवं शुद्ध हृदय विद्यार्थी के वश का रोग नहीं है। राजनीति छात्रों के अध्ययन में बाधा ही नहीं डालती, वरन उन्हें गुमराह भी कर देती है। अतः छात्रों को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने आप को योग्य बनाने के बाद ही वे राजनीति क्षेत्र में कदम रखें। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ जो गद्यांश पढ़ा है, यह गद्यांश जो है विद्यार्थी के लक्ष्य के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों कई सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, अपने लक्ष्य से भटक कर जो है वो राजनीति क्षेत्र में कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि छात्रों को जो है सर्वप्रथम अपना जो है योग बना लेना चाहिए, अपनी जो है पढ़ाई को कंप्लीट कर लेनी चाहिए, बाद में वो राजनीति क्षेत्र में कदम रखें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर में बताते जाऊंगा, आप इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो गद्यांश है ये विद्यार्थी के लक्ष्य के बारे में है, तो यहाँ पे जो है पहला इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का लक्ष्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है? तो भारत की उन्नति जो है वो विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मैं आपने आपको बताया और आपने जरूर यहाँ पे पढ़ा होगा कि विद्यापार्जन करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। विद्योपार्जन करके जो है विद्यार्थी अपने कर्तव्य का निर्वहन आसानी से राष्ट्र के प्रति कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर दिया गया है कि विद्यार्थियों को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए? तो किस दृष्टिकोण से करना चाहिए? तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो है करना चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको दोस्तों इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसलिए आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे दिया गया है छात्रों को कब राजनीति क्षेत्र में कदम रखना चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीति क्षेत्र में कदम रखने से पहले आप उस
के जो है योग होने के बाद जो है रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप को योग बनाने के बाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 6 से 10 का उत्तर दीजिए। तो यह जो पद्यांश जो आप लोगों का 8 लाइन दी गई है, इस 8 लाइन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसको आप लोगों को जो है अच्छे से यहाँ पे जवाब देना है, आंसर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, रात यो कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीवन होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जागता ना सोता है। तो ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सारा जो है यहाँ पे लाइनें दी गई है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके मैं क्वेश्चन और आंसर को चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले ही पद्यांश का जो है पहला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर दी गई है कि चांद ने आदमी को अनोखा जीवन क्यों कहा है। पहला ही पंक्ति में था, तो क्यों अनोखा कहा गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्योंकि वह जो है उलझने अपनी बनता है, यानी कि वो जो है उलझना जो यानी कि उलझन जो है वो उलझने अपनी ही बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वह उलझने अपनी बनाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। अगला प्रश्न 7वां नंबर है कि गगन का चांद कवि से कब बातें कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रात में। ठीक है, आप लोग को पता होगा चांद जो है रात में ही ना उगता है, तो ये क्या हो जाएगा, रात में ही जो है गगन का चांद कवि से बातें करता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां नंबर दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, कवि और चांद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्यायवाची शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, मुहावरे याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। गगन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नभ। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर है कि चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। तो कवि जो है क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर जाएगा विचारात्मक शैली। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए विज्ञान के बारे में पूछ रहा है कि विज्ञान पर हम अगर विज्ञान वरदान और अभिशाप के विषय पर अगर हम निबंध लिखे तो इस पर हमारी विचार क्या होती है, विचार क्या कहता है, विचार शैली रूप में जो है हम इसका निबंध लिखेंगे, इसको अच्छे से सजाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर देखिए दिया गया है कि निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान और अनुभव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कार्यशैली पत्र की एक विशेषता हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संक्षिप्तता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर दिया गया है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तथ्यात्मक होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर दिया गया है कि किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है। यानी कि किसी बैठक के लिए जो है प्रस्तावित जो कार्य है उसकी जो क्रमबद्ध सूची है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था। इसका आंसर हो जाएगा कार्य सूची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए लिखा है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर दिया है समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपादन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम है।
इसका आंसर डायरेक्ट आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंटरनेट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज के वर्तमान समय में इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि जो सभी जनसंचार को जो है जल्दी जल्दी से जो है सभी को जो है जानकारी मिल जाती है। यानी कि कोई भी कुछ घटना हुआ तुरंत जो है आपको जो है मैसेज आ जाएगा, तुरंत आप जो है वीडियो देख लेते हैं कि नहीं फलाना जगह जो है ऐसा घटना हुआ है। ठीक, तो किसके माध्यम से होता है, ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 20 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि समाचार किस शैली में लिखी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा पैरामिड शैली में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर देखें, उससे पहले यहाँ पे देखें निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 23 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कविता यहाँ पे जो दी जाती है उसका जो है कवि का नाम अधिकतर पूछा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी कविताओं के नाम और कवि के नाम जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह 100% बोर्ड की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पंक्ति जो है कविता दी गई है, इस कविता को जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे पूछे गए प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा, कॉपी में नोट कर लें। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया 21 नंबर की, प्रस्तुत पंक्ति की कवि कौन है। तो इसका आंसर जाएगा सूरदास। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है। तो इसका आंसर होगा मुरली। ठीक है, मुरली जो है उसका लोक प्रिय है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 23 नंबर देखिए, दिया गया है कि नंदलालाही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये काफी बीबीआई है और ये काफी बार पूछा भी गया है। 24 नंबर यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि अरे इन दो ही रह ना पाई से दोहुन से कबीर का क्या आशय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू और मुसलमान का जो है आशय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि झहरी 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 झीनी बूंद है प्रति मानो में झरी झरी कौन सा अलंकार है। दोस्तों यह जो पंक्ति दी गई है इसमें जो है झरी झरी जो शब्द दिया गया है यह जो है कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे जो है पुनरक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर की ओर चले और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक में पद्माकार ने अपनी कविता में किसका वर्णन किया है। तो इसका आंसर होगा ऋतुओं का। ठीक है, यानी कि सभी जो है ऋतुओं का, सभी सीजन का जो है यहाँ पे वर्णन जो है किया है। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि संध्या के बाद कविता में वृद्ध विद्वानों की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर जाएगा बगुलों से की गई है। ठीक है, आप लोगों को पता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसको पता ही है बगुला कौन सा पक्षी को कहा जाता है। ठीक है, तो बगुला पक्षी से जो है उनकी तुलना की जाती है और की गई है। अगला सवाल 28 नंबर है कि घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल महादेवी वर्मा का आधुनिक काल में किस वाद से संबंध है। तो इसका आंसर होगा छायावाद से संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, छायावाद कविता इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर देखें, लिखा है कि कबीर दास की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बीजक। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 31 से 33 तक के उत्तर दीजिए। तो देखिए इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न इसका दिया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी रचनाकारों का नाम आपको याद रखना है, जितने भी कहानी है उनके लेखक हैं उन सभी का नाम आप लोगों को याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है इसके लेखक कौन है। तो इसका पाठ जो है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसका मैं लेखक का नाम बता देता हूं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए। तो क्यों बढ़ गए भाई, आपको तो सही पता ही है, क्योंकि काम करते हुए आगे की उन्नति के विषय में सोचते हैं, इसलिए वे जो है आगे बढ़ रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। तो यह जो है यह है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर जो है यह पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर दिया गया है कि ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का
क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हामिद। ठीक है, याद रखेंगे। ईदगाह कहानी का जो है मुख्य पात्र कौन है? हामिद है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि दोपहर का भोजन किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत की रचना है। ठीक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बदहोश, ठीक है, खाना बदहोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा है यह जो है श्रमिक वर्ग को जो है उन्होंने उजागर किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था या क्या नाम थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सावित्री बाई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संदेहन, ठीक है, यहाँ पे संदेहनहीनता, ठीक है, संदेहनहीनता को रेखांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दिव्यांग। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध लेखक हैं। तो कौन प्रसिद्ध लेखक है बच्चों? आपको मैंने बताया था कि ये जो है हास्य लेखक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर सवाल की ओर चले तो सॉरी इसका होगा ये हास्य व्यंग। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे 39 नंबर का जो सवाल होगा ना, इसका जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हास्य व्यंग लेखक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसरोवर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध है। लिखित एक प्रसिद्ध क्या है? यह जो है एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 42 नंबर दिया गया है कि अंतराल भाग 1 में हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में हुसैन के जीवन में किस व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बचपन और युवा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर दिया गया है, मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है? यानी कि मकबूल फिदा हुसैन को जो है कला के किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि मिली है? वो किस कला के जो है वो फेमस है, किस कला के नाम से? तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो है चित्रकारी में काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा चित्रकारी। ठीक है, अगला प्रश्न 44 नंबर है कि आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार की जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शरत चंद्र। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 45 नंबर दिया गया है कि शरत चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो है हिंदी इलेक्टिव के 45 क्वेश्चन बताए हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त भी इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लें और अच्छे से आपकी जो है तैयारी हो सके। और दोस्तों आशा है कि आप इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करेंगे, आपका भी नाम टॉप 10 में जरूर आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।